तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम दोस्तों कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों बात करें कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि चालुक्यों से पराजित हो जाने के पश्चात महिष्मती के कलचुरी या फिर हम बोलें दोस्तों बुद्ध राज के वंशज महिष्मती को छोड़कर कहाँ पर आ गए, तो कहाँ पर आ गए दोस्तों, चेदी देश आ गए। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात महिष्मती के कलचुरी या बुद्धराज के वंशज महिष्मती को छोड़कर चेदी देश भाग आए तथा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की। अब दोस्तों त्रिपुरी अभी वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों वर्तमान में त्रिपुरी किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों वर्तमान में त्रिपुरी जो है वह तेवन नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि महिष्मती के कलचुरी भागकर कहाँ आ गए थे, तो कहाँ गए थे दोस्तों, चेदी आ गए थे। तो दोस्तों इसी कारण से चेदी को चेदी नगरी या चेदी कुल राजधानी के नाम से जाना गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसी कारण चेदी को चेदी नगरी तथा चेदी कुल राजधानी के नाम से जाना गया। अब दोस्तों कलचुरी वंश की एक शाखा कहाँ पर स्थापित हुई, तो कहाँ पर स्थापित हुई दोस्तों, महिष्मती में। और दोस्तों एक शाखा कहाँ पर स्थापित हुई, मध्य प्रदेश के, तो एक शाखा स्थापित हुई दोस्तों मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों कि इस प्रकार कलचुरी राजवंश की एक शाखा त्रिपुरी में स्थापित हुई। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इस समय कलचुरी क्षेत्र को और क्या कहा जाता था, तो दोस्तों इस समय कलचुरी क्षेत्र को डहाल मंडल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों कि इस समय कलचुरी क्षेत्र को डहाल मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि कलचुरी क्षेत्र को और क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, डहाल मंडल कहा जाता था। तो आइए दोस्तों त्रिपुरी के कलचुरी वंश के प्रथम शासक की बात करें, तो दोस्तों प्रथम शासक था वामराज देव, जिसका शासनकाल था दोस्तों 675 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो कुछ विद्वानों के मत के अनुसार त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों, वामराज देव था। और दोस्तों वामराज देव ने जो है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कालिंजर को जीतकर वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। लेकिन दोस्तों बाद में वामराज देव ने जो है त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों के मत के अनुसार त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों, वामराज देव था। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन है दोस्तों, वामराज देव है। लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है दोस्तों, कोक्कल प्रथम है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो याद रखना है दोस्तों। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों जिसने अर्थात वामराज देव ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कालिंजर को जीतकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की तथा दोस्तों बाद में वामराज देव ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों शंकरगण प्रथम की। तो दोस्तों शंकरगण प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो दोस्तों शंकरगण प्रथम का शासनकाल लगभग 750 ईस्वी से 775 ईस्वी के मध्य था। अब दोस्तों वामराज देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कौन हुआ दोस्तों, शंकरगण प्रथम हुआ। अब दोस्तों शंकरगण प्रथम के हमें दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों हमें सागर से और दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों हमें छोटी देवरी से। अब दोस्तों इन दोनों अभिलेखों में जो है हमें तत्कालीन त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों की आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों अभिलेखों में जो है शंकरगण के लिए परम भट्टारक महाराजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि दी गई है। तो आज दोस्तों ये हो गया शंकरगण प्रथम के बारे में। तो उसको देख लेते हैं कि शंकरगण प्रथम जो था वह वामराज देव का उत्तराधिकारी था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण प्रथम से संबंधित दो अभिलेख, एक तो सागर व दूसरा है दोस्तों छोटी देवरी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोस्तों तत्कालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासकों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इन अभिलेखों में शंकरगण प्रथम हेतु परम भट्टारक महाराजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि दी गई है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों लक्ष्मण राज की। तो दोस्तों लक्ष्मण राज का शासनकाल कब से कब तक रहा, दोस्तों लक्ष्मण राज प्रथम का शासनकाल लगभग 825 ईस्वी से 850 ईस्वी के मध्य रहा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है कि शंकरगण प्रथम एवं लक्ष्मण राज प्रथम के मध्य का लगभग 100 वर्षों का त्रिपुरी के कलचुरी वंश का इतिहास अंधकारमय रहा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह काल जो था त्रिपक्षीय संघर्ष का काल माना गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, उसको समझने के लिए संभवतः त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने
कोई महत्वपूर्ण परिचय नहीं दिया इन 100 वर्षों में। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस काल में राष्ट्रकूट शासक जो थे वे मध्य एवं उत्तर भारत में हावी थे, और दोस्तों हम ऐसा मान सकते हैं कि इस काल में संभवतः कलचुरियों ने जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए दोस्तों इन दोनों शासकों के समय का लगभग 100 वर्षों का इतिहास हम कैसा मानते हैं? तो कैसा मानते हैं दोस्तों? अंधकारमय मानते हैं। लेकिन दोस्तों लक्ष्मण राज प्रथम के शासनकाल में ही कलचुरियों के जो हैं राजपूतों से वैवाहिक संबंध होने लगे थे, और दोस्तों जब ये वैवाहिक संबंध होने लगे तब से दोस्तों कलचुरियों की राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आने लगा था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लक्ष्मण राज प्रथम के बारे में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शंकरगण प्रथम एवं लक्ष्मण राज प्रथम के मध्य का लगभग 100 वर्षों का इतिहास अंधकारमय था। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह काल जो था त्रिपक्षीय संघर्ष का था। अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि संभवतः त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने कोई महत्वपूर्ण परिचय नहीं दिया इन 100 वर्षों में। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस काल में राष्ट्रकूट शासक मध्य एवं उत्तर भारत में हावी थे, और दोस्तों संभवतः कलचुरियों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब दोस्तों लक्ष्मण राज प्रथम के शासनकाल में कलचुरियों एवं राजपूतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और दोस्तों तब जाकर राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आया। किसकी दोस्तों? त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों की। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कोक्कल प्रथम की, जो कि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है और इसे जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो दोस्तों बात करें कोक्कल प्रथम की, तो दोस्तों कोक्कल प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना गया है? तो दोस्तों इसका शासनकाल लगभग 850 ईस्वी से 890 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो आइए दोस्तों बात करें कि कोक्कल प्रथम को जो है त्रिपुरी या फिर डहाल के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों अभिलेखों की बात करें तो दोस्तों अभिलेखों में भी कलचुरी वंशावली की जो शुरुआत होती है वह कोक्कल प्रथम से ही होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कोक्कल प्रथम डहाल के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अभिलेखों में कलचुरी वंशावली कोक्कल प्रथम से ही प्रारंभ होती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम ने विभिन्न राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम ने स्वयं अपना विवाह चंदेल राजकुमारी नट्टेल देवी के साथ किया था, और दोस्तों कोक्कल प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ किया था। ठीक, इसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों कोक्कल प्रथम के 18 पुत्र थे। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोक्कल प्रथम ने विभिन्न राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम ने चंदेल राजकुमारी नट्टेल देवी से विवाह किया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ किया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कोक्कल प्रथम के कुल कितने पुत्र थे? तो दोस्तों कोक्कल प्रथम के कुल 18 पुत्र थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जबलपुर के वेलहरी पाषाण लेख में प्राप्त एक श्लोक में कहा गया है कि कोक्कल प्रथम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर दक्षिण में कृष्णराज और उत्तर में भोज नामक अपने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विद्युशाल भंजिका किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? राजशेखर की रचना है। तो दोस्तों विद्युशाल भंजिका से स्पष्ट होता है कि कोक्कल प्रथम ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जबलपुर के वेलहरी पाषाण लेख के श्लोक में क्या प्राप्त हुआ है हमें। तो दोस्तों जबलपुर के वेलहरी पाषाण लेख में प्राप्त एक श्लोक में कहा गया है कि कोक्कल प्रथम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर दक्षिण में कृष्णराज और उत्तर में भोज नामक अपने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजशेखर की संस्कृत नाटिका विद्युशाल भंजिका से स्पष्ट होता है कि कोक्कल प्रथम ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि विद्युशाल भंजिका किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? राजशेखर की रचना है। और दोस्तों इस रचना में से हमें स्पष्ट होता है कोक्कल प्रथम ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। लेकिन दोस्तों राजशेखर जो थे इनके दरबार में नहीं थे। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें कि राजशेखर जो थे इनके राज दरबार में नहीं थे। राजशेखर जो थे ये युवराज देव प्रथम के राज दरबार में थे, जिनको जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब हम वहाँ पर समझेंगे कि कैसे राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आए थे युवराज देव प्रथम के राज दरबार में।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कोकल प्रथम ने कन्नौज शासक राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये भी याद रखना है हमें कि कोकल प्रथम ने कन्नौज के शासक राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। ठीक, चलिए ये हो गया कोकल प्रथम के बारे में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों शंकरगण द्वितीय की, जिसका शासनकाल रहा 890 ईस्वी से 910 ईस्वी के मध्य। अब दोस्तों कोकल प्रथम के पश्चात उसका बड़ा पुत्र शंकरगण द्वितीय जो है त्रिपुरी का अगला शासक बना, जो कि दोस्तों कोकल प्रथम के 18 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कोकल प्रथम ने मुग्धतुंग, प्रसिद्ध बल तथा रणविग्रह विरुद्ध की उपाधियां धारण की थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कोकल प्रथम के पश्चात उसका बड़ा पुत्र शंकरगण द्वितीय त्रिपुरी का शासक बना। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण द्वितीय ने जो है मुग्धतुंग, प्रसिद्ध बल तथा रणविग्रह विरुद्ध की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण द्वितीय ने जो है समुद्र तट के राज्यों को जीता था। और दोस्तों हमें ये कैसे स्पष्ट होता है कि इसने समुद्र तट के राज्यों को जीता था? तो दोस्तों बिलहरी तथा बनारस अभिलेखों से हमें स्पष्ट होता है कि शंकरगण द्वितीय ने जो है समुद्र तट के राज्यों को जीता था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि बिलहरी तथा बनारस अभिलेखों के अनुसार उसने समुद्र तट के राज्यों को जीता था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण द्वितीय ने दक्षिण कौशल के बाणवंशी राजा विक्रमादित्य जयमेरु से पाली के आसपास का प्रदेश छीना, जिसकी पुष्टि हमें किसके से होती है? तो दोस्तों इसकी पुष्टि जो है हमें युवराज देव द्वितीय के बिलहरी प्रस्तरलेख व लक्ष्मी कर्ण के ताम्रलेख से होती है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि शंकरगण द्वितीय ने दक्षिण कौशल के बाणवंशी राजा विक्रमादित्य जयमेरु से पाली के आसपास का प्रदेश छीना, जिसकी पुष्टि हमें दोस्तों युवराज देव द्वितीय के बिलहरी प्रस्तरलेख व लक्ष्मी कर्ण के ताम्रपत्र से होती है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध सहायता किसने प्रदान की थी? तो किसने सहायता प्रदान की थी दोस्तों? शंकरगण द्वितीय ने इसको जो है सहायता प्रदान की थी। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राजशेखर का पिता सुरानंद किसका समकालीन था? तो दोस्तों राजशेखर का पिता सुरानंद शंकरगण द्वितीय का समकालीन था। ये भी हमें याद रखना है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि शंकरगण द्वितीय ने किसे सहायता प्रदान की थी? तो दोस्तों शंकरगण द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राजशेखर का पिता सुरानंद किसके समकालीन था? तो दोस्तों राजशेखर का पिता सुरानंद शंकरगण द्वितीय का समकालीन था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण द्वितीय के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों शंकरगण द्वितीय के 2 पुत्र थे, एक तो था बालहर्ष और दूसरा था युवराज देव प्रथम। तो दोस्तों शंकरगण द्वितीय के 2 पुत्र थे, बालहर्ष और युवराज देव प्रथम। तो ये दोनों भी दोस्तों आगे चलकर बारी बारी से त्रिपुरी के शासक बनेंगे और इनको जो है हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।